हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आप हैं अंचला आर्या के साथ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास का चैप्टर कार्यपालिका। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना ये चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपको इससे कुछ समझ आता है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें और हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के इस अध्याय के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार और भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही के बारे में। कार्यपालिका के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि कार्यपालिका होती क्या है। विधायिका वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। संघीय स्तर पर सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, और जो न्यायपालिका है वो न्याय संबंधी कार्य करती है, जांच करती है कि जो कानून है वो संविधान के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं। यदि संविधान के अनुसार नहीं होते तो फिर न्यायपालिका के द्वारा उनको रद्द कर दिया जाता है। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सरकार का वह अंग जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बच्चों। चलिए अब है कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकारों को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कार्यपालिका के प्रकारों का बंटवारा है वो मतलब उसका आधार क्या हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें सबसे पहला आधार हो सकता है वो है कि कार्यपालिका की कानूनी शक्ति किसके पास है और उसका व्यवहार में कौन प्रयोग करता है। दूसरा आधार हो सकता है कि कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के पास है या एक से अधिक व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा हो सकता है कि कार्यपालिका का स्वभाव क्या है। और लास्ट चौथा है कार्यपालिका के चुनाव का तरीका क्या है। और इन आधारों पर कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका होती है उसको राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही या सिविल सेवक होते हैं। स्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है बच्चों जो एक निश्चित समय अंतराल के लिए बनती है और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से चुनाव होते हैं और फिर वो दोबारा से बनती है। एक समय के लिए बनती है, फिर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद दोबारा से अस्थायी कार्यपालिका का चयन किया जाता है। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। स्थायी कार्यपालिका स्थायी रूप से रहती है, समाप्त ना होने वाली कार्यपालिका है। इसमें हमारे जो नौकरशाह होते हैं और सिविल सेवक होते हैं वो शामिल है। अस्थायी कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित उनका मंत्रिपरिषद शामिल होती है। अब बच्चों इसमें भी कार्यपालिका के और प्रकार भी बताए हैं। देखो, कार्यपालिका के प्रकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित और व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित। जो सामूहिक नेतृत्व है मतलब बहुत सारे लोगों के हाथों में जो नेतृत्व है उसके सिद्धांत पर एक तो संसदात्मक कार्यपालिका है और दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। और व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की बात हम करते हैं। इनके बारे में जो संसदीय कार्यपालिका है वह सरकार का प्रमुख, उसमें सरकार के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, इसमें सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों के प्रमुख
होते हैं। ये थी इसकी छोटी सी पहचान। इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम वापस आते हैं एक बार स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका पे। इनको हम थोड़ा विस्तृत रूप में समझ लेते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, इसका मतलब उन सरकारी कर्मचारियों से होता है जो प्रशासन के कामों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, सहायक लिपिक आदि आते हैं। ये सभी कर्मचारी स्थायी होते हैं और उनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति योग्यता, क्षमता और सेवा के आधार पर होती है। इनके कार्यकाल और वेतन पर राजनीतिक चुनाव आदि का कोई असर नहीं पड़ता। ये इसीलिए हमारी स्थायी कार्यपालिका होती है और वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। इनकी स्थिति एक कारीगर के समान होती है जो राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छा अनुसार नीतियों को तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। स्थायी कार्यपालिका को लोक सेवाओं के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जो मैंने आपको समझाया है स्थायी कार्यपालिका के बारे में, बेटा इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हमारी जो राजनीतिक कार्यपालिका पर हम आ जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका सरकार के उन पदाधिकारियों से संबंधित है जिनको जनता चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय अंतराल के लिए चुनती है। और जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखें, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं। चुनाव हारने या विधान पालिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को पद से हटा दिया जाता है। ये हमारी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इसलिए इसको अस्थायी भी कहते हैं कि अगर सदन में अविश्वास मत पारित हो जाता है, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम इसमें जो कार्यपालिका का एक और प्रकार है वो भी देख लेते हैं। इससे अलग है थोड़ा सा, आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करिएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए इसको अपनी कॉपी में बेटा आपको नोट डाउन करना है साथ साथ। नाम मात्र की कार्यपालिका पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन करिएगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा, लेकिन आपको इसको समझ के अच्छे से अपने पास एक नोट के रूप में रखना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको रिवाइज करके जा सको। नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसको संविधान या कानून के द्वारा सरकार की सभी शक्तियां प्रदान की गई हो परंतु व्यवहार में वह उनका प्रयोग ना कर सके, उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। जैसे ब्रिटेन की महारानी और भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। ऐसी कार्यपालिका में सरकार के सभी काम उनके नाम पर किए जाते हैं, लेकिन उसे स्वयं उन कामों की कोई जानकारी हो ऐसा जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि शक्तियों के प्रयोग की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। दूसरा हम वास्तविक कार्यपालिका देख लेते हैं। वह इकाई जो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग करती है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी इसी कार्यपालिका की होती है। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद तथा अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। ये हुई हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब हम कार्यपालिका का एक प्रकार और देखते हैं, एकल व बहुल कार्यपालिका। जो एकल कार्यपालिका होती है, जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक व्यक्ति को सौंपी जाती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तब उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी भी एकल कार्यपालिका के उदाहरण हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से समस्त जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो इन्हीं के हाथों में हैं। हालांकि व्यवहार में इनका प्रयोग वो स्वयं नहीं करते हैं।
बहुल कार्यपालिका, जहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों के हाथों में होती है, उसको बहुल कार्यपालिका कहते हैं। बहुल कार्यपालिका के उदाहरण स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ की कार्यपालिकाएं रही हैं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका के साथ और पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडेंसी के 39 सदस्य कार्यपालिका की शक्तियां रखते थे और उनका प्रयोग भी करते थे। स्विट्जरलैंड में यह स्थिति अभी भी बनी हुई है। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। ये प्रकार जो हैं इनके, आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इन फ्यूचर भी काम आएंगे। चलिए अब हम अपना जो ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इस पर आ जाते हैं। इसमें जो संसदीय कार्यपालिका है, सबसे पहले हम उसको ही समझ लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, संसदीय कार्यपालिका जहाँ कार्यपालिका और विधान पालिका में गहरा संबंध होता है। विधायिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध होता है, संसदात्मक कार्यपालिका में। कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, प्रशासनिक कामों के लिए उसकी ओर जवाबदेह होते हैं तथा विधान पालिका का विश्वास प्राप्त होने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। उसे संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की कार्यपालिकाएं जो है वो संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े ना होकर के अलग अलग होते हैं, इनमें कोई संबंध नहीं होता है, उसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई संबंध नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें विधान पालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ ही कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका के सदस्य नहीं हो सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके सलाहकार मंत्री अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं संसदात्मक कार्यपालिका। ये सरकार, इसमें जो होते हैं सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। वह विधायिका में बहुमत दल के नेता होते हैं और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक की बात करते हैं तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति ही सरकार एवं राज्य दोनों के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये हमारी तीनों प्रकार की जो कार्यपालिकाएं हैं वो हो गई है, संसदात्मक, अर्धाध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग भी बता दिया है और इससे थोड़ा अलग भी बताया है बच्चों। दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है कार्यपालिका का अर्थ। सरकार के उस अंग से है, कार्यपालिका का संबंध सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवक के सदस्य भी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं और राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, स्थायी नहीं। स्थायी का परीक्षा के द्वारा चयन होता है।
स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक हैं, जैसे IAS, IPS आदि। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकते क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान होते हैं। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार के प्रधान होते हैं। बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारण। अब इसमें देखिए पहला कारण देखते हैं। 1919 सन 1919 व 1935 के अधिनियमों का अनुभव जो था, उन्होंने भी भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के लिए बाध्य किया या अपनाने के लिए हमको इन नियमों के अनुभव से हमने जो है संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। दूसरा है संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी होती है। तीसरा व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं रहता। चौथा कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण होता है। ये 4 कारण इसमें बताए हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के। इसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है और जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है और महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन होता है और साबित कदाचार। इन 2 चीज़ों के अलावा किसी और तरीके का आरोप लगा करके हम राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य है पद से हटाने का वो है संविधान का उल्लंघन। केवल अगर संविधान का उल्लंघन कोई राष्ट्रपति कर देते हैं तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और साबित होने पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा हमारा अगला पॉइंट है मंत्री परिषद का आकार। संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा व राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्यस्तर के आधार पर मंत्रियों का 3 स्तर में विभाजन किया गया है। ये जो 3 स्तर हैं वो हैं, पहला कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे हैं उप मंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब इसमें देखिए कंडीशन है, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाती है। यदि
यदि संसद में, देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है हमारी जो मंत्री परिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अगर लोकसभा में ही उनके मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर मंत्रिपरिषद को, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों के ही प्रधान होते हैं। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई गई है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ये संसदीय व्यवस्था है। अर्धअध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अब इसके उदाहरण हैं, अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका के उदाहरण हैं फ्रांस, रूस और श्रीलंका। भारत में संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। अगला पॉइंट है बेटा हमारा, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति जो है हमारे देश में औपचारिक और नाम मात्र के प्रधान हैं। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत से कार्यकारी, विधायी और कानूनी और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं उसमें सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी कर सकते हैं, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय पर निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसी के साथ साथ पॉकेट वीटो का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। वीटो शक्ति, और वो पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। हमारे राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जेल सिंह जी, उन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। डाक तार से संबंधित एक विधेयक था उसके संदर्भ में। आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है? अगला पॉइंट है हमारा, संसदीय व्यवस्था में समर्थन ना होने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य करते हैं। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी करता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उस व्यक्ति को। यदि
प्रधानमंत्री बनने के लिए समय व संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। यही स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होती है। और चौथी जो योग्यता है वो लिख सकते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 5वीं भी हम लिख सकते हैं, पहले आती थी मानसिक रूप से बीमार और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद है बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम देख लेते हैं। देखिए, सरकार की केंद्रीय धुरी होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अधिकारी वर्ग पर अपना आधिपत्य रखते हैं। बहुमत दल के नेता होते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसमें हम क्या है, ये किस प्रकार से होती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए, मंत्रालयों का आवंटन करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखते हैं। विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करते हैं। मीडिया तक पहुंच होती है उनकी। मंत्री परिषद को अपदस्थ भी कर सकते हैं। विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति व संसद के बीच में एक सेतु का, एक पुल का कार्य करते हैं। ये हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की शक्तियाँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विभिन्न स्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता। इसमें एक राजनीतिक दल का बहुमत और राजनीतिक दलों के गठबंधन, ये 2 स्थिति दी गई हैं। यदि एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है तो एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज आसान, निर्णय निर्माण में आसानी होती है और मतभेद कम होते हैं। और यदि राजनीतिक दलों का गठबंधन की सरकार बनती है तो बहुमत की कमी से सरकार में अस्थायित्व, निर्णय लेने में कठिनाई और मतभेदों की ज़्यादा गुंजाइश होती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है प्रधानमंत्री की शक्तियों में कुछ बदलाव आए हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है। राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियां बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू होते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्थायी कार्यपालिका। मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन शामिल होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है, क्योंकि वो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव, नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी शामिल हैं।
भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। संघ लोक सेवा आयोग का स्ट्रक्चर आ गया है सिविल सेवकों का चयन। इसमें योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर इनका चयन किया जाता है। ये भेदभाव से रहित प्रक्रिया होती है और इसमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है, एक निश्चित आयु तक होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति दक्षता व योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। संविधान के पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया जाता है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। इसमें है बेटा हमारा सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। सिविल सेवाओं के वर्गीकरण में की अगर हम बात करें तो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा ये शामिल है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवाओं में डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी आदि शामिल है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है और किसी जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः IAS स्तर के अधिकारी होते हैं। बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पॉकेट वीटो, जिसको हिंदी में JB वीटो के नाम से भी जाना जाता है। यह राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, तो ऐसी स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। ना तो पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेजते हैं और ना ही उस पर साइन करके उसको कानून बनने देते हैं, बस अपने पास रख लेते हैं। मतलब तो वो गायब हुआ, वो उनकी पॉकेट में चला गया, तो इसीलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो बेटा हमारा जो ये कार्यपालिका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर आपको कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करेंगे। और अच्छे से पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड दोबारा से फैल रहा है, ओमिक्रॉन एक नए रूप में आ गया, एक नया वेरिएंट बनकर आया है कोरोना वायरस का, तो इससे बचकर रहिए, मास्क पहन कर रहिए, सैनिटाइज़र से बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय। और अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे आपके लिए इसी चैप्टर के। ओके बेटा बाय। और अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।